निशा, आज तो तू ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गई बेटा। हाँ मम्मी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई हूँ। दवाई ली बेटा तूने? नहीं मम्मी, अभी तो मुझे अदरक वाली चाय पीना है। भाभी, ओ भाभी। अरे भाभी को क्यों परेशान करती है बेटा, तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए अदरक वाली चाय। एक कप चाय बनाने में कौन सी परेशानी हो जाएगी मम्मी भाभी को? अरे बेटा, तेरी भाभी पेट से है, बेचारी को आराम करने दे, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए चाय। और वैसे भी उसको 6वां महीना शुरू हो गया है। पेट से है तो क्या हो गया मम्मी, मेरी सहेली की भाभी भी तो पेट से है, उनको तो 8वां महीना चल रहा है, वो तो घर का सारा काम करती है। अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी को ना चक्कर आ रहा था, इसलिए मैंने उसे कहा है कि वो कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले। बस, उनके तो नाटक जैसे कभी खत्म ही नहीं होते। ये मम्मी ने ही ना भाभी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। अरे प्रेग्नेंट ही तो है, कोई बीमार तो नहीं है। चली गई दौड़े दौड़े चाय बनाने, ऐसा नहीं कि बहू वाली हो गई हूँ तो जरा बहू को ही ऑर्डर लगा दूं। लो बेटा, अदरक वाली चाय है। अरे तो आप यहाँ बैठिए ना मम्मी मेरे पास, आप कहाँ जाने लगे? मैं तेरी भाभी के पास से आती हूँ बेटा, देखती हूँ उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। ये ड्रामा तो बंद ही करो मम्मी, क्या भाभी भाभी तबीयत लगा के रखा है आपने? जा तू चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। इस तरह से शांति देवी अपनी बेटी निशा की बात नहीं सुनती है और अपनी बहू के हालचाल पूछने बहू के कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। ये एक अनोखी है जो माँ बनने वाली है। अब इसमें भी उनकी क्या गलती है? ये मम्मी है जो उसे सिर पर चढ़ाते जा रही है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। नंदिनी जी। मम्मी जी। बेटा आप कैसी है, तुम्हारी तबीयत? हाँ मम्मी जी, पहले से बेहतर है। कुछ खाने पीने का मन कर रहा है क्या बेटा तुम्हारा? बता दो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, पेट में कुछ ठहरता ही कहाँ है। लेकिन बेटा कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो तुझे बड़ी कमजोरी आ जाएगी और डिलीवरी में भी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी जी, खाना तो चाहती हूँ लेकिन जैसे ही कुछ खाती हूँ मुझे उल्टियाँ होने लगती है। अच्छा शाम को तुम और चली जाना डॉक्टर के पास विशाल के साथ। अरे कुछ तो और गोली दवाई लिखेगी डॉक्टर, जिसे खाने के बाद तुम्हें शायद उल्टियाँ ना हो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए आज दलिया बनाऊंगी शाम को। जी मम्मी जी। बेचारी कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो चक्कर तो आएगा ही ना। विशाल, शाम को बेटा ऑफिस से आने के बाद नंदिनी को डॉक्टर के पास ले जाना, बेचारी कुछ खा पी नहीं पा रही है। क्या मम्मी, अभी तो 15 दिन नहीं हुए हैं, भैया भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। एक काम करो ना मम्मी, डॉक्टर को यहीं बुला कर रख लो। ये भी अजीब तमाशा है, हर 15 दिन में डॉक्टर को दिखा रहे हो। मेरी बात मानिए भैया, आप बेकार के डॉक्टर के चक्कर मत काटिए। भाभी को खुद से कोशिश करनी चाहिए ना खाने पीने की, कि दवाई गोलियों से भाभी पेट भरना चाहती है, ऐसे में तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। भैया आप मम्मी की बात बिल्कुल मत मानिए। निशा, ये क्या बोल रही है तू? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ, मधु की भाभी भी तो प्रेग्नेंट है। शुरू में तो उन्हें भी उल्टियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक उल्टियाँ होनी बंद हो गई और वो तो अच्छा खा पी रही है। और मधु की मम्मी ही बता रही थी मुझे कि बेकार में भाभी को ज्यादा डॉक्टर की चक्कर मत कटवाना, वरना ये डॉक्टरों की दवाई खा करना बच्चा बहुत मोटा हो जाता है पेट के अंदर, फिर नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं रहते भैया। और फिर तो आपको पता है सीजर डिलीवरी, कट पीट टाका, कितने सारे टेंशन की बात है, इसलिए आप मेरी बात मानिए। वैसे मम्मी, निशा की बात भी कुछ गलत नहीं है और नंदिनी तो पूरी तरह से स्वस्थ है ना मम्मी, बस उसे उल्टियाँ होती है, ये तो शुरुआती दिनों में होता ही है ना। तुम लोगों को जैसा लगता है वैसा कर लो बेटा, अब मेरी बात कौन मानने को बैठा है, अब मैं बुढ़ी जो हो गई हूँ। चलिए भैया, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है निशा, चलो तुम, मैं आता हूँ। पता नहीं ये निशा अपनी भाभी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करती है। ये निशा ना किसी की चलने ही नहीं देती घर में। ये निशा दीदी मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है? ये निशा दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उसी दिन से देख रही हूँ कि निशा दीदी कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अरे मेरी गलती ही क्या है, मैं तो कभी दीदी के खिलाफ नहीं जाती, वो जो बोलती है मैं सब कुछ चुपचाप मान लेती हूँ। एक तरफ मेरी नंद है जो हमेशा मुझ पर रौब झाड़ती रहती है, हमेशा मुझ पर गुस्सा उतारती रहती है, और तो और वो कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी सासू माँ है, वो बेचारी मुझसे कितना प्यार करती है, पल पल मेरी चिंता लगी रहती है उन्हें। नंदनी बेटा। जी मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों रो रही थी? नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही आंख में कचरा चला गया था। अब थोड़ा ठीक लगा बेटा तुझे? जी मम्मी जी। वो बेटा मैं तुझे कह रही थी ना, शाम को डॉक्टर के पास चले जाना। जी मम्मी जी। लेकिन रहने दो बेटा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, उल्टियाँ ही तो हो रही है। मैं कुछ घर के नुस्खे आजमाऊंगी जिससे शायद तुम्हारी उल्टियाँ बंद हो जाए। जी मम्मी जी। ठीक है बेटा, आराम कर लो तुम। अरे
धो लेती हूँ, फिर आराम कर लूंगी। अरे नाना बेटा, मैं हूँ ना, मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो लूंगी, तू आराम कर ले। अब मम्मी जी को कहाँ पता है कि मैंने नंदिनी दीदी की बातें सुन ली है, इसलिए तो मम्मी जी ने सोचा होगा कि कहीं नंदिनी दीदी की बात पता चलेगी मुझे तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मम्मी जी ने बहाना बता दिया डॉक्टर के पास नहीं जाने का। नंदिनी बस यही सोचते रहती है कि आखिर उसकी गलती ही क्या है जो उसकी ननद उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद एक दिन सब लोग शांति देवी के कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ नंदिनी नहीं होती। देखिए जी, बहू को 7वां महीना शुरू हो गया है। हाँ शांति। अब मेरे हाथ पैरों में भी इतना जोर नहीं रहा कि मैं बहू की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि बहू को उसके मायके छोड़ आते। अरे आज तो संडे है और घर में कोई है क्यों नहीं, सामने भी कोई नहीं बैठा है। चलो मैं मम्मी जी के कमरे में देख कर आती हूँ, शायद मम्मी जी तो अपने कमरे में ही होगी। सभी बातों से बेखबर नंदिनी अपने सास के कमरे की ओर बढ़ती है और कमरे के बाहर से ही जो कुछ भी वो सुनती है उसे सुनने के बाद नंदिनी का दुख और दोहरा हो जाता है। मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? हम भाभी को उनके मायके छोड़ कर क्यों आए? भाभी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो कौन करेगा बेटा तेरी भाभी की सेवा? तू तो उसे एक कप चाय बनाकर नहीं देती, और फिर डिलीवरी में तुझे पता है कितनी सेवा करनी पड़ेगी। अरे वो 4 महीना बिस्तर नहीं छोड़ेगी। तू बता, तू क्या अपना ऑफिस छोड़कर करेगी अपनी भाभी की सेवा? लेकिन मम्मी, भाभी हमारी जिम्मेदारी है और भाभी की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और आप उन्हें मायके छोड़ने की बात कर रहे हो। हाँ मम्मी, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कैसे नंदिनी को ऐसी हालत में उसके मायके छोड़ाएं? तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा, बहू को उसके मायके छोड़ाते हैं। क्या सही कह रही है पापा? अरे तुम दोनों भाई बहन तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हें पता है यहाँ चक्कर गिननी की तरह लगी रहती हूँ मैं सुबह से शाम तक। अब मेरी भी उम्र हो चली है, मैं इतनी सेवा नहीं कर सकती अकेले बहू की। और तू बता नंदिनी, अगर तू अपनी भाभी की सेवा करने को तैयार है तो मैं तेरी भाभी को नहीं भेजूंगी मायके। तो एक काम कीजिए ना माँ, आप भाभी की मम्मी को बुला लीजिए, भाभी की बहन को बुला लीजिए, वो करेंगे अपनी बेटी की सेवा यहीं रहकर। हाँ मम्मी, नंदिनी शायद सही कह रही है। हम नंदिनी की मम्मी को और उनकी बहन को बुला ले आएंगे डिलीवरी के समय। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? देख बेटा, मैं 7 महीने से बहू की सेवा कर रही हूँ और अभी तो जैसे तैसे मैंने संभाल ही लिया, लेकिन डिलीवरी के बाद इससे 4 गुना ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी बहू की, और फिर बच्चे की भी तो सेवा करनी है ना। बताओ ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? और उसके बाद भी अगर हमने बहू की माँ और बहन को बुला भी लिया तो सिजेरियन डिलीवरी का खर्चा पता है तुम्हें? अरे 4 महीने बेड रेस्ट में रहेगी बहू, लाखों का खर्चा होगा। इसलिए देखो तुम लोग मेरी बात मानो, मैं समधन जी को फोन करती हूँ और उन्हें कह देती हूँ कि वो आकर अपनी बेटी को लेकर चले जाएं और डिलीवरी के बाद हम ले आएंगे बहू को। मुझे तो आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है मम्मी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि भाभी अपने मायके जाए। अरे कम से कम भाभी यहाँ रहेंगी तो जरा हाथ पैर चलाती रहेगी तो थोड़ी उनको भी तंदुरुस्ती रहेंगी। अरे तुझे कुछ समझ में नहीं आता बेटा निशा, इसलिए मेरी बात मान, मैं भिजवा देती हूँ तेरी भाभी को मायके। ठीक है मम्मी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। इस तरह से नंदिनी अपनी सास की सारी बात सुन लेती है और उसके तो दुख का ठिकाना ही नहीं रहता, वो दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ इस घर में? मुझे क्या पता था कि मम्मी जी की सोच ऐसी होगी। मैं तो हमेशा उनकी तारीफ ही करती थी। कम से कम निशा दीदी ने तो मेरा पक्ष लिया, जिन्हें मैं हमेशा गलत समझती थी। कम से कम उन्होंने कहा तो कि मैं उन लोगों की जिम्मेदारी हूँ, अपने मायके वालों की नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं मायके जाना नहीं चाहती, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि वहाँ मैं बिना किसी तनाव के आराम से समय बिता सकती हूँ। लेकिन वहाँ भी तो मेरी मम्मी एक वर्किंग वुमेन है। मम्मी घर भी संभालती है, स्कूल भी संभालती है, और दादा दादी की देखभाल भी तो मम्मी ही करती है ना। अब तो दादी ढंग से चल भी नहीं सकती, उन्हें उठाना बिठाना ये सब तो मम्मी ही करती है ना। रानी का भी तो कॉलेज रहता है, वो भी तो बेचारी दिन भर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, और ऐसे में मैं चली जाऊंगी तो मम्मी के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैं कहूँगी कि मुझे मायके नहीं जाना है तो ये लोग क्या सोचेंगे? क्या मेरे मायके वाले मुझे नहीं चाहते हैं? लेकिन सच कहूँ, मैं मायके में रहकर अपनी मम्मी की परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं क्या समझती थी मम्मी जी को और क्या निकली मम्मी जी। अरे मैं अपने ससुराल वालों को वारिस दे रही हूँ और ये लोग अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे मायके वालों को देना चाहते हैं। बहू तो हमेशा ही अपने ससुराल वालों की सेवा करती है ना, लेकिन एकमात्र यही समय तो होता है जब बहू माँ बनने वाली होती है, तभी तो उसे ससुराल वालों की सेवा की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। और इन लोगों ने इसी समय में मुझे मेरे मायके वालों पर मर दिया। नंदिनी। हाँ जी। नंदिनी, मम्मी कह रही थी कि तुम्हें डिलीवरी तक अपने मायके में रहना होगा, और मुझे लगता है नंदिनी मम्मी का ये फैसला बिल्कुल सही है। तुम अपने मायके में रहोगी तो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही देखभाल होगी और तुम्हें आराम भी मिलेगा। नहीं जी, मैं क्यों मायके जाऊंगी? मुझे यहीं रहना है आप लोगों के पास। देखो नंदिनी, मैं आता जाता रहूंगा ना, तुमसे आकर मिल जाया करूंगा मैं हर हफ्ते।
और माँ का ये फैसला बिल्कुल सही है नंदिनी। वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी। यहाँ मम्मी के हाथ पैरों में तो वैसे ही दर्द बना रहता है। अब मम्मी की भी उम्र हो चली है। मैं और नंदिनी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं और पापा का तो तुम्हें पता ही है। लेकिन फिर भी जी, आप जरा सोचिए तो, ये ऐसा समय होता है जी जब हर पत्नी को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है कि उसका पति उसके पास हो। अरे पगली, मैं तुझसे कहाँ दूर जा रहा हूँ। अरे ये फैसला तो हमने तुम्हारी भलाई के लिए ली है कि तुम्हें वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है जी, चली जाऊंगी मैं मायके। ठीक है, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा नंदिनी मायके। ठीक है जी। अरे नंदिनी बेटा, तुम क्या कर रही हो किचन में? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे कह दिया होता ना। कुछ नहीं मम्मी जी, चाय बना रही थी। अरे तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है बेटा? अरे मुझसे तो कह दिया होता, मैं ला देती तुम्हारे कमरे में चाय। ठीक है मम्मी जी, प्रेग्नेंट ही तो हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ, बना लूंगी मैं अपने लिए चाय। हे भगवान, बहू को जरूर निशा ने कुछ कह दिया होगा, इसलिए गुस्से में जवाब दे रही है मुझे। क्या हुआ बेटा, तुझसे निशा ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। और कह भी दे मम्मी जी तो मैं क्यों बुरा मानूंगी? जरूरी थोड़ी ना है जो कहता है वही दिल दुखाता है। कुछ लोग तो बिना कुछ कहे भी दिल दुखा देते हैं। अरे ये नंदिनी बहू को क्या हो गया? कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है आज मुझसे? हो सकता है नंदिनी की किसी बात का बुरा लगा होगा इसे। जाने दो, चाय बना देती हूँ मैं नंदिनी के लिए। शांति देवी को इस बात की भनक भी नहीं होती कि उसकी सारी बातें नंदिनी ने सुन ली है और शांति देवी खुश होकर अपनी बहू के लिए चाय बनाने लगती है। ठीक है बेटा नंदिनी, अपना ख्याल रखना तुम, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ फोन कर देना बेटा। अब अपने मायके जा ही रही हूँ मम्मी जी, तो फिर आप लोगों को क्यों परेशान करूंगी? किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो है ना मेरे मम्मी पापा वहाँ। अब जाइए भैया, भाभी को उनके मायके छोड़कर आप वापस ऑफिस आइए। कहीं वहीं रुकने का इरादा तो नहीं है भाभी के साथ? अरे नहीं नंदिनी, मैं टाइम पर ऑफिस पहुँच जाऊंगा। इस तरह से विशाल नंदिनी को लेकर उसके मायके चला जाता है। ठीक है मम्मी जी, मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए चलता हूँ मैं। ख्याल रखिएगा नंदिनी का। ठीक है बेटा, अगर ऑफिस जाना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन देखो आते जाते रहना। ठीक है मम्मी जी, मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है दादी जी, अब चलता हूँ मैं। हाँ बेटा। इस तरह से विशाल नंदिनी को उसके मायके छोड़कर वापस चला जाता है। अरे तुझे क्या हुआ मेरी बच्ची? तेरी आंखें क्यों छलक आई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? ऐसे अचानक तुझे मायके लाने का फैसला? हाँ मम्मी, मेरे ससुराल में तो सब कुछ ठीक है। वो मम्मी जी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, और निशा दीदी तो ऑफिस जाती है इनके साथ, तो घर में कोई दूसरा बचता ही नहीं मेरे साथ रहने को। इसलिए मम्मी जी ने कहा कि मैं कुछ दिन मायके में रहूंगी तो मेरी देखभाल भी हो जाएगी और मेरा समय भी अच्छा बीतेगा, क्योंकि इस दौरान खुश रहना चाहिए, ऐसा मम्मी जी कहती है। अरे हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया तेरी सास ने। तेरी ये दादी है ना, बूढ़ी है तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जा तो नहीं सकती, लेकिन बैठे बैठे भी बहुत काम कर सकती है ये। हाँ दादी। छोटी कहाँ गई मम्मी? वो कॉलेज गई है बेटा, बस आती ही होगी। दीदी ये देखो, नाम लिया शैतान को और शैतान हाजिर। क्या दादी, आप मेरे ही पीछे क्यों भिड़ी रहती हैं? कैसी है मेरी बहन? अच्छा हो गया दीदी जो आप आ गए, मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी और हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। हाँ ठीक है छोटी, चलिए ना दीदी आप मेरे कमरे में। अरे हमारे साथ बैठने दे उसे। नहीं दीदी, आप चलिए मेरे साथ कमरे में। चल ठीक है, चलती हूँ मैं तेरे साथ कमरे में। नंदिनी के आ जाने से उसके मायके में एक अलग ही खुशहाली छा जाती है और धीरे धीरे दिन बीत जाता है और इस तरह नंदिनी को 9वां महीना शुरू हो जाता है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ स्कूल। देखो बहू, नंदिनी को 9वां महीना चल रहा है, अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मैं तो कह रही थी कि तुम अभी से ही छुट्टी ले लो स्कूल से। हाँ मम्मी जी, बस 2-4-8 दिन और चली जाती हूँ, फिर मैं सोच रही थी कि डिलीवरी की एकदम पास छुट्टी लूंगी तो थोड़ी इसकी सेवा के लिए ज्यादा दिन रहूंगी मैं घर में, लेकिन अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं कल से ही छुट्टी ले लूंगी। मम्मी दादी जल्दी आइए, देखिए दीदी को ना बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, अभी आई मैं। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है छोटी, जल्दी से मम्मी को बुला के ले आ। हाँ बेटा, हिम्मत रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। इस तरह से फिर नंदिनी के मायके वाले नंदिनी को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर उन्हें बताती है कि नंदिनी को एक फूल सी बच्ची हुई है। मम्मी देखिए ना, गुड़िया बिल्कुल दीदी की तरह दिख रही है, कितनी सुंदर है ये। हाँ बेटा, माँ सुंदर है तो बेटी भी तो सुंदर ही होगी ना। मम्मी मेरे ससुराल से कोई आया है क्या? क्या छोटी, तूने फोन किया था ना तेरी दीदी के ससुराल में? हाँ दीदी, सब लोग निकल गए हैं, वो बस पहुंचते ही होंगे हॉस्पिटल। अरे तू
जी, अब तो आप पापा बन गए हैं। बेटा, समधन जी नहीं आई? आई है ना मम्मी जी, वो थोड़ी सीढ़ियों से चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मम्मी आराम आराम से आ रही है। मुझे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैं भागकर ऊपर आ गया जल्दी। अरे ये क्या मम्मी जी, ये गुड़िया तो मुझे देखते ही रोने लगी। अरे अभी तो वो किसी को नहीं पहचानती बेटा, वो तो बच्चों की आदत में होता है, वो कभी भी रोने लगते हैं, कभी भी हंसने लगते हैं। अच्छा, और नंदिनी तुम कैसी हो? अच्छी हूँ जी। लो देखो गुड़िया, तुम्हारी दादी भी आ गई। अरे बधाई हो समधन जी, लक्ष्मी आई है। हाँ समधन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। देखो नमन, कैसे रो रही है गुड़िया। हाँ बेटा, बेटी के जन्म के पश्चात दोनों ही परिवार वालों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन बेचारी नंदिनी आज भी बिस्तर पर पड़ी पड़ी यही सोच रही है कि उसे उसके ससुराल वाले कब लेकर जाएंगे और वो कब अपनी माँ की परेशानियों को खत्म कर पाएगी। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। नंदिनी दीदी, आपकी सहेली आई है आपसे मिलने। उर्वशी आई है क्या छोटी? हाँ दीदी, मैं उन्हें लेकर आती हूँ कमरे में। हाँ छोटी। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? कैसी है नंदिनी? अच्छी हूँ उर्वशी मैं, तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती ना, तुझे तो मालूम ही है, फिर क्यों झूठ बोल रही है तू मुझसे? बता मुझे नंदिनी, किस बात की इतनी चिंता कर रही है तू? क्या बताऊं उर्वशी, देखना मैं 7वें महीने से अपने मायके आई हूँ और आज गुड़िया पूरे 3 महीने की हो गई, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे वापस बुलाने के विषय में कोई बात नहीं करते। अरे तो तुझे मायके में किस चीज की कमी है? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है उर्वशी, लेकिन तू देख ही रही है ना, मम्मी घर भी संभालती है, स्कूल भी संभालती है, और फिर गुड़िया की भी देखभाल, मेरी भी देखभाल, और साथ में उन्हें दादी की देखभाल भी तो करनी होती है ना। अरे मैं इस तरह कब तक अपनी माँ को परेशान करूंगी उर्वशी? अरे तो तूने गुड़िया के पापा को फोन नहीं लगाया क्या? नहीं उर्वशी, मुझे उनके ऊपर तो इतनी गुस्सा है कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का। अरे बाकियों का तो समझ में आता है, पर वो अब एक पिता बन गए हैं, क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि वो पूरे टाइम अपनी गुड़िया के आसपास रहें या अपने पत्नी के आसपास रहें? हाँ यार, ये तो सचमुच बहुत दुख की बात है। मैं तो कहती हूँ देख, एक बार तू ही फोन लगा ले गुड़िया के पापा को, क्योंकि तेरे ससुराल वालों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे भी वो लोग सोच रहे होंगे कि तू वहाँ जाएगी तो तेरी देखभाल करना होगा, बच्ची की देखभाल करना होगा, और साथ ही तू अभी कुछ दिनों तक काम वाम भी नहीं कर पाएगी, तो सोचते होंगे यहाँ आएगी तो बेकार में बैठ कर ही खाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ नंदिनी, लगा एक बार तू गुड़िया के पापा को फोन। ठीक है देख, मैं तेरे ही सामने फोन करती हूँ। हेलो। हाँ नंदिनी। कैसे हैं जी आप लोग? हाँ नंदिनी, हम सब तो ठीक हैं, तुम बताओ गुड़िया और तुम कैसी हो? हाँ हम भी ठीक हैं। ये बताइए आप मुझे लेने कब आ रहे हैं जी? हाँ नंदिनी, सच में मुझे गुड़िया की बहुत याद आती है, इसलिए मैंने माँ से कहा था कि माँ अब ले आते हैं हम नंदिनी और गुड़िया को। तो मम्मी जी ने क्या कहा जी? मम्मी जी कहती है कि गुड़िया भी छोटी है, गुड़िया को देखभाल की जरूरत है, नंदिनी की भी अभी सेवा ही करनी होगी और मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए 1-2 महीने और रहने दे, ऐसा बोल रही थी मम्मी। अच्छा, गुड़िया भी छोटी है, तो मुझे लगता है जी गुड़िया तो 3-4 सालों तक छोटी ही रहेगी, उसे सेवा की और देखभाल की जरूरत पड़ेगी, तो क्या 3-4 साल तक आप मुझे मेरे मायके में ही छोड़ देंगे? नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो ना। मुझे कुछ नहीं पता, यदि आप मुझे अगले महीने लेने नहीं आए ना, तो मैं भी 2-4 सालों तक आती ही नहीं वहाँ, याद रखना मेरी बात। ठीक है नंदिनी, मैं फिर से माँ से बात करूंगा। ठीक है। देखा ना उर्वशी, हाँ मैंने सब देख लिया नंदिनी, और तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब थोड़े तेवर से ही बात करना, जब भी गुड़िया के पापा का फोन आए तभी ये सीधे होंगे। हाँ ना उर्वशी, घर में भी बस इनकी बहन और इनकी माँ की ही चलती है, इनकी तो जैसे कोई पूछ ही नहीं है घर में, इनकी बातों का कोई महत्व ही नहीं है। चल ठीक है नंदिनी, तू आराम कर ले, और सुन ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, इस समय एकदम मानसिक शांति की जरूरत होती है। मैं फिर आऊंगी तुझसे मिलने। ठीक है यार, तुझसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। इस तरह से नंदिनी पहली बार अपने पति से गुस्से से बात करती है, और उसका गुस्सा देखकर विशाल अपनी मम्मी को मना ही लेता है, और अगले महीने विशाल अपनी पत्नी को और गुड़िया को लेने आ जाता है। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, खूब ख्याल रखना नंदिनी और गुड़िया का। दीदी, गुड़िया की बहुत याद आएगी दीदी। हाँ छोटी, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं रोज वीडियो कॉल में गुड़िया को तुम्हें दिखाती रहूंगी। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। ठीक है छोटी। इस तरह से नंदिनी अपने मायके वालों से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे दादी की गला आ गया बच्चा। ला बहू, मेरी पोती को मेरी गोद में दे दे। अरे ये क्या, दादी की गोद में आ गया, ये भी बच्चा लोला है। लगता है मम्मी अभी ये आपको पहचानती नहीं है। और भेजो ना भाभी को मायके, इसलिए तो मना कर रही थी मैं।
और अब ये नानी के घर का खा के आई है तो नानी के ही घर का गाएगी ना। अरे हमारे घर का बच्चा है, कितने दिन नहीं पहचानेगी, धीरे धीरे पहचान ही लेगी। अरे कब तक हमसे दूर रहेगी ये? अब तो इसे हमारे साथ ही रहना है, क्यों परी बेटा? चलो बेटा नंदिनी, तुम भी चलकर आराम कर लो, थक गई होगी ना। अरे इतने भी दूर का सफर नहीं है मम्मी कि भाभी थक जाएगी, यहाँ 50 किलोमीटर में तो उनका मायका है। इस तरह से धीरे धीरे नंदिनी की बेटी पूरे 7 महीने की हो जाती है, लेकिन नंदिनी की नंदिनी सा वही अपने रटे रुटाए डालब से उसका जीना हराम करके रखती है। भाभी, ओ भाभी, लो अब मेरी बेटी भी रो रही है और इधर अलग नंदिनी दीदी भी बुला रही है। हाँ दीदी। भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और अभी तक आपने मेरा लंच नहीं बनाया है। दीदी आप तो देख ही रही है ना, परी सुबह से कितना रोई जा रही है। अजीब बात है भाभी, ये परी भी ना सिर्फ काम के ही टाइम पर रोती है, ऐसे तो नहीं रोती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसे जानबूझकर रुलाते हैं काम से बचने के लिए? निशा, ये क्या बोल रही है तू अपनी भाभी से? अरे सच्ची तो कह रही हूँ ना माँ, ये परी को देखो ना, जब काम का समय रहता है तभी ये रोती है। वो बच्ची है बेटा, उसके रोने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। बेटा नंदिनी, तुम परी को दूध पिलाकर सुला दो। और चलो निशा, मैं बना देती हूँ तुम्हारा टिफिन। रहने दीजिए मम्मी, मैं बाहर ही कुछ लेकर खा लूंगी। सुला दे बेटा तू परी को, इसकी बातों में ध्यान मत दे। क्या दिन थे मेरे मायके में, सुख ही सुख था चारों तरफ से, लेकिन यहाँ टेंशन ही टेंशन है। पहले तो कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी जी यहाँ मेरी अपनी है, लेकिन जब से मैंने मम्मी जी की वो बात सुनी है तब से पता नहीं, इस मम्मी जी के अपनेपन से भी मुझे अपना सा नहीं लगता। नंदिनी। हाँ जी। रात को तुम खाना खा लेना नंदिनी, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। क्यों देर होगी जी? वो मैं बड़ी मम्मी को लेने जा रहा हूँ। ऐसे अचानक? मम्मी कह रही है कि मैं बड़ी माँ को लेकर आ जाऊँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है जी। इस तरह से विशाल शाम को अपनी बड़ी माँ को लेकर घर आता है। अरे क्या हुआ शांति, ऐसे अचानक क्यों बुलवाया तूने मुझे यहाँ? क्या बताऊँ जीजी, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या बताऊँ जीजी, बड़ी परेशानी है मेरे साथ। तो मैं चाहती हूँ जीजी, आप जल्दी से जल्दी मेरी निशा के लिए कोई लड़का देखिए, मुझे उसकी शादी करना बहुत जरूरी है। क्यों शांति, निशा का किसी के साथ चक्कर वक्कर है क्या? अरे चक्कर वक्कर जैसी कोई बात नहीं है जीजी। अब क्या ही बताऊं जीजी, ये हमारी निशा ने ना अपनी भाभी का जीना हराम करके रखा है। बेचारी को बस इधर उधर से ताने छीटे करते रहती है। इस घर में मुझे पूरे 2 साल हो गए, लेकिन मैं आज तक मम्मी जी को नहीं समझ पाई हूँ। कभी ये मेरा पक्ष लेती है और कभी ये कहती है कि सेवा करना पड़ेगा, इसे इसके मायके पहुँचा दो। आखिर मम्मी जी के मन में है क्या मेरे लिए? तू सच्ची कहती है शांति, ये ना निशा बचपन से ही मुंहफट है। ये हमारे घर भी गई थी ना, तो ना जाने अपनी भाभी को क्या उल्टा सीधा बोल दी, तो उसके जाने के बाद मेरी बहू बड़ा रो रही थी। अब क्या ही बताऊं जीजी, मैंने तो लाख कोशिश की कि पहले मैं निशा की विदाई करूंगी तभी बहू लाऊंगी, लेकिन संजोग ही नहीं था उसकी शादी का। कभी लड़का उसे पसंद नहीं करता था, कभी वो लड़के को पसंद नहीं करती थी, तो कभी हमें ही परिवार पसंद नहीं आता था। आखिर जैसी भी है जीजी, है तो वो हमारी बेटी ना, ऐसे कैसे उसे आंख मूंद के ढकेल देते हैं। लेकिन ये बात भी मुझे अच्छे से पता थी दीदी कि चाहे जितनी अच्छी लड़की क्यों ना जाए बहू बन के हमारे घर, निशा के साथ कभी उसकी नहीं पड़ सकती। निशा अपनी भाभी को नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती जीजी, लेकिन वो बेचारी मजाल की पलट कर निशा को कभी जवाब दे दे। जब तक नंदिनी गर्भवती नहीं हुई थी ना जीजी, तब तक तो मैंने भी नंदिनी की बातों पर इतना खास ध्यान दिया नहीं था। यही समझकर टाल देती थी कि चलो ननद भाभी की नोक जोक है, वैसे भी निशा है ही कितने दिन यहाँ, आज नहीं तो कल उसे तो ससुराल जाना ही है। लेकिन बेचारी नंदिनी जब गर्भवती हो गई तब मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि आप भी जानती है ना दीदी, गर्भावस्था ही तो एक ऐसा समय होता है जब हमें खुश रहना बहुत जरूरी होता है, हमें हर तरह से टेंशन मुक्त होना चाहिए। लेकिन निशा के रहते मेरी बहू कभी भी इस घर में टेंशन मुक्त नहीं रह सकती थी जीजी, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बीमारी का बहाना बताकर अपनी बहू को उसके मायके भिजवा दिया, ताकि वहाँ तो किसी तरह का उसको तनाव नहीं रहेगा और बेचारी वहाँ खुश रहेगी। क्या मम्मी जी ने मेरे लिए ऐसा किया था और मैं मम्मी जी को कितनी गलत समझ रही थी। अरे तू ज्यादा दुखी मत हो शांति, वैसे भी मेरी ननद ने एक लड़के का रिश्ता बताया है मुझे। देख अब तूने बता दिया है ना मुझे कि तुझे निशा की शादी करनी है, तो मैं बात करूंगी अपनी ननद से, और लड़का अच्छा होगा तो मैं तो कहती हूँ कि इसी साल उसके भी हाथ पीले कर देंगे। हाँ जीजी, जब तक निशा की शादी होगी नहीं तब तक इस घर में मेरी बहू कभी खुश नहीं रह सकती, और निशा को भी सबक ना जब ससुराल जाएगी तभी मिलेगा। मम्मी जी, अरे तुझे क्या हो गया बेटा, तू क्यों रो रही है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा था। अरे उठो नंदिनी बेटा, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में है। नमस्ते बड़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू किस बात की माफी मांग रही है बेटा? माफी तो हमें मांगना चाहिए तुझसे,
हम तुझे इस घर में खुश नहीं रख पा रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपकी बहू हूँ। और जब सास इतनी अच्छी हो तो ननद के ताने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मम्मी जी। सच में बड़ी मम्मी, आप दोनों बहन कितनी सुलझी और समझदार हैं। अगर हर घर में आप जैसे सास हो जाए तो कभी किसी घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं होगा और ना ही कोई घर कभी टूटेगा। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें